नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की एक अच्छी नौकरी छोड़कर संगीत को ही अपना करियर चुना और वर्तमान में ये संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं रूपेश कुमार जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। रूपेश जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। रूपेश जी, बातों का सिलसिला शुरू हो, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक भजन सुनाएं। दुनिया 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 वाह। दुनिया 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 वाले दुनिया सारी, दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। जग ढूंढे विज्ञान में तुझको, देखे रोज तमाशा। जग ढूंढे विज्ञान में तुझको, देखे रोज तमाशा। मूर्ख बुद्धिमान बने हैं, ज्ञान देन को दाता हो। मूर्ख बुद्धिमान बने हैं, ज्ञान देन को दाता। नादान की उंगली थाम रे, नादान की उंगली थाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। वाह, बहुत ही सुरीली आवाज़। मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया रूपेश जी। आपका। रूपेश जी, मैं यह जानना चाहूँगी कि संगीत से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? इसमें बहुत सारी बातें हैं। संगीत से जुड़ने का कारण, मैं जब छोटा था, लगभग 5 years old, जब 5 साल का था, तो मेरे पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं RVS कॉलेज, और वो राइटिंग करते थे, लिखते थे, कुछ छोटी छोटी रचनाओं को लिखते थे जी। और मुझे वही संगीत के बारे में बतलाए बचपन से कि संगीत आखिर है क्या, कुछ सीखो, गज़लें सीखो, गीत सीखो, क्योंकि वो भी गाते थे। और उनसे प्रेरणा मिली और मैं भी संगीत को गाना शुरू कर दिया लगभग 5 वर्ष की उम्र में। वाह। मुझे एक बर्थडे पार्टी था और उस समय माइक जो हुआ करता था, एक भोपू हुआ करता था और एक माइक्रोफोन। साउंड बॉक्स का ये प्रचलन नहीं था, साउंड का कोई विशेष ये बातें नहीं थी जी। तो उस समय वहाँ के तत्कालीन दारोगा थे जो बैठे थे सामने में, और बहुत अच्छा लगा था कि 5 वर्ष की उम्र में मैं गा रहा हूँ गीत और कुछ मुझे उसके एवज में वो मिला, इनाम की राशि मिली जी। तो सचमुच अगर कहा जाए तो मेरे पिताजी ही मेरी जो प्रेरणा संगीत के प्रति बढ़ी, और प्रेरणा के स्रोत हैं वो मेरे पिताजी हैं जो संगीत में मुझे लाए। और उन्होंने शुरुआत की जो शिक्षा होती है सा रे गा मा पा, ये सुर के बारे में बतलाया। फिर बगल के ही एक चाचा जिन्होंने भी मुझे संगीत के बारे में शिक्षा शुरुआती जो होती है
उन्होंने दिया। और फिर हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें संगीत में काम करना शुरू कर दिए। फिर जी। बेगूसराय आए। जब बेगूसराय आए तो यहाँ पे हमारे गुरुदेव रहे डॉक्टर मनोहर गोपाल सर। मैंने उनसे सीखा विधिवत। और संगीत एक गुरुमुखी विद्या है, गुरु के द्वारा ही कुछ सीख सकते हैं हम। बिल्कुल। और सुन के सीखने की भी कला है इसमें। अगर आप सुनेंगे नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। बड़े बड़े उस्तादों को सुना, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बड़े बड़े उस्ताद भी मिले, हम उनसे सीखे भी। और जहाँ तक की बात है, सुन के जो सीखे वो ज़्यादा सीखे। जी। और फिर आगे ये कारवां चलता रहा संगीत का, और हम कुछ कुछ परफॉर्मेंस करते रहे। फिर पढ़ाई लिखाई में चले गए। तो रुपेश जी, आपके जीवन में संगीत का कितना महत्व है? अगर संगीत नहीं होता मेरे जीवन में तो मैं कुछ नहीं होता। आज रुपेश यहाँ जो खड़ा है वो संगीत की बदौलत है। बिल्कुल। मुझे याद है कि 1999 में लगभग, या 2002 में, मैं इप्टा को बखूबी जानने लगा, बेगूसराय इप्टा को। और 4 में ज्वाइन किया बेगूसराय इप्टा। जब ज्वाइन किया बेगूसराय इप्टा तो उसमें जनगीतों के बारे में मुझे जानकारी मिली, सीखने को मिला। क्योंकि उससे पहले छोटे थे, और जब बहुत छोटे थे तो मुझे याद है कि रानी इप्टा बहुत सक्रिय हुआ करती थी उस समय संगीत में। और वो मेरे घर पे जाया करते थे। लगभग मैं 5 साल का था उस समय से। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ उसमें गाते हुए, मेरे घर पे आते थे। उसमें भी माइक का वो नहीं था कुछ भी। तो प्रेरित था उनको देख कर कि नहीं, संगीत बहुत अच्छा लगता है। वो गाते थे परदेसी ये बात न पूछो कैसे हम आज़ाद हुए, बहुत सारी गीत थी उसमें। अरुण यह मधुमय देश हमारा, लड़ो उल्फत की खातिर। जी। बेगूसराय के ही बहुत बड़े कवि दीनानाथ सुमित्र सर, जिनकी रचना थी। बहुत ही हम लोग गाते रहे रोटियों के सवाल पे, या जब तक रोटी के प्रश्नों पे रखा रहेगा भारी पत्थर, या दुष्यंत कुमार जी की बहुत सारी रचनाएं थी। उसको गाते गाते क्या हुआ कि मुझे इप्टा ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि यह संगीत का एक बहुत बड़ा मंच है। और इप्टा के द्वारा क्या हुआ कि हम आगे बढ़ते गए, बिहार से आगे निकले, स्टेट कॉन्फ्रेंस में गए, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़े। तो क्या क्या मंच बहुत बड़ा बड़ा मिलता गया मुझे आपको। और मैं उस पर गाता रहा जी। और जो मेरी विशेष रुचि रही संगीत से, तो मैं एक बात बता दूं कि संगीत को लेके मेरी जो जान पहचान हुई थी दीनानाथ सुमित्र सर से। वो इप्टा के मंच पे गाते हुए मुझे सुन लिए और कहे तुम करते क्या हो बाबू। क्वेश्चन किए हमसे कि तुम करते क्या हो। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ और साइड से संगीत से भी पढ़ाई कर रहा हूँ, संगीत भी सीख रहा हूँ। तो कहे कि चलो तुम्हें मैं एक गुरुदेव के पास मिलाता हूँ जो तुम्हें साइंस में बहुत मदद करे। मैंने कहा कि बीएससी किया हूँ मैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, कि थोड़ा लेकिन एमएससी भी करूँगा। कहे यहाँ है, तो कहे नहीं, यहाँ बिहार में तो नहीं है एमएससी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं गुरुदेव से मिलवाता हूँ। वो ले गया मुझे, हमारे गुरु जो मार्गदर्शक होता है उन्हें गुरु कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो हमारे गुरु डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा जी के पास ले गए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जहाँ जहाँ है वहाँ सर्च करो, फॉर्म भरो, उसकी तैयारी करो। उन्होंने मुझे प्रेरित किया क्योंकि मैं बीच में डाइवर्ट हो गया था थोड़ा सा कि आगे पढ़ाई करें या ना करें। क्योंकि म्यूज़िक में घुस जाने के बाद थोड़ा सा होता है, इससे निकलना भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो फिर हम आगे बढ़े, उसमें गए और अलीगढ़ के लिए फॉर्म भरा मैंने, एएमयू। तो जब एएमयू के लिए फॉर्म भरा और उसका एग्ज़ाम हुआ, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरी जो दाखिला हो गया एएमयू अलीगढ़ में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। मैंने वहाँ से पीजी की पढ़ाई पूरी की। और अलीगढ़ में भी बहुत सारा वाक़या हुआ संगीत के बारे में बताऊँ मैं कि वहाँ भी संगीत का बहुत बड़ा क्रेज़ है। रविंद्र जैन साहब वहीं के हुए जी। और अपनी जो ये हैं अलका याग्निक जी, उनका भी घर अलीगढ़ ही है। और उनके जो भाई हैं अशोक याग्निक, मेरे परम मित्र। वाह।
तो बहुत सारा उनकी भतीजी रिका, वो सब लोग संगीत को बहुत ये करते थे। और उसी क्रम में मुझे बहुत एक चीज़ मिला कि अलीगढ़ में जब गए तो शहरयार साहब, जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे फिल्मों के लिए, सीने में जलना आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, उन्हीं के गीत है ये। उनसे भी मिलने का मौका मिला, अंतिम क्षणों में थे वो, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और हमारे इप्टा में हम बहुत सारे गीत गाते हैं गोपाल दास नीरज सर का जी। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो कृतियाँ अमर है। बिल्कुल। जो साहित्यकार होते हैं उनकी जो कृतियाँ होती है वो अमर होती है, वो कभी नहीं मरता। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम चलता रहेगा। हमारे बेगूसराय में बहुत सारे कवि हैं, अच्छा लिखते हैं, बहुत सारे अच्छा, उनकी मैं रचनाओं को गाता हूँ। जी रुपेश जी, जैसा अभी बातों बातों में आपने बताया कि इप्टा के जनगीत के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि एक दो पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए वो आप गाएं। देखिए, मौसम जो है अब बदलाव की ओर जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं दो लाइन आपको सुनाऊं। दुष्यंत कुमार की रचना है और मैं आपको सुना दूं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं अभी जो माहौल है उसके बारे में, और मेरा कहना है उनकी कवि की जो बातें हैं उसको मैं कहता हूँ। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, क्या बात है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है। वाह। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। और जो कहते हैं अंत में वो, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आजकल नेपथ्य में संभावना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना। वाह, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। और आपकी आवाज़ में तो जादू है रुपेश जी, वाकई जी चाह रहा है कि बस ये लम्हा यही रुक जाए और हम आपको यूं ही सुनते रहें। रुपेश जी, जैसा कि मुझे पता है कि आपके ताल्लुकात उस्ताद अहमद जी के साथ और मोहम्मद हुसैन साहब के साथ रहा है, तो उनके वहाँ के अनुभवों के बारे में हमें बताएं। एक्चुअली हम उन्हें दिल से गुरुदेव मानते हैं और हैं ही हमारे गुरुदेव जी। जब भी कुछ पूछते हैं हम फोनिंग अभी भी कि सर इस गज़ल में मुझे ये लग रही है कि मैं ये करूं या ना करूं, तो मुझे ज़रूर बताते हैं वहाँ से जी। और कोई शेर या कोई लहजा कुछ पढ़ना हो तो बोलना हो तो ज़रूर वो फ़ोनिंग, अब तो जा नहीं पाते वहाँ पे। पहले जब मैं दिल्ली में था इंजीनियर कंपनी में, तो नज़दीक हुआ करता था उनसे, और प्रोग्राम्स में भी कभी वो बुलाए, कॉल किए तो हम अगर फुर्सत में हैं तो हम पहुंच जाते थे वहाँ पे, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जितना पल हम रहेंगे उतना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। कहता है कि आप जहाँ भी बैठेंगे उनका कुछ गुण आएगा। बिल्कुल। अगर हम गुरु के पास बैठे तो उनका कुछ आएगा,
अगर हम आग के पास बैठे तो आग की तरफ प्रवृत्ति हो जाएगी, और जहाँ बैठेंगे वैसे ही प्रवृत्ति हो जाएगी। तो मैं चाहता भी था कि गुरु के हमेशा मैं पास रहूं, लेकिन परिस्थिति सबकी होती है, मैं थोड़ा दूर आ गया हूं। लेकिन आजकल ग्लोबलाइजेशन का जो दौड़ है उसमें ये दूर नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत सारा बढ़िया है। तो फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उनकी जो गज़लें हैं, मैंने सबसे पहले उनकी गज़ल जो सुना था, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा है, और मेरे दिल पे ऐसा छाया वो गज़ल कि कहिए मत। मैं हमेशा इस गज़ल को गाता रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो ज़रूर गाता हूँ। पिछले दफ़ा भी जयमंगला महोत्सव हुआ था तो मैं वहाँ गया, या बहुत सारे बिहार बेगूसराय के बहुत सारे मंच पे मैंने इस गीत को गाया, और लोग भी पसंद करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा वो सुना दीजिए, तो मैं भी उसको गाता हूँ। और उस्ताद में सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि वो कभी बनते नहीं कि मैं उस्ताद हूँ जी। वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ तो कहता है, लोग कहता है कि जुड़ाव है उनमें। कभी घमंड मैंने नहीं सुना कि वो ये छोटा बच्चा है कहाँ से आ गया, ऐसे नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं बिहारी है, ये क्या संगीत सीखेगा, बहुत लोग की ये फीलिंग होती है। लेकिन उनमें एक दिखता था मैं कि हमेशा जब भी मैं उनका नाम लेता तो मेरी आंखें भर जाती, गला भर जाता है उनकी बात सुन के। मैं सबसे पहले जब उनसे मिला था तो अलीगढ़ में एक नुमाइश होता है, वहाँ पे एक मेले का आयोजन होता है फरवरी के माह में जी, और उसमें उनका कार्यक्रम था कृष्णांजलि में। बहुत सारे कलाकार आए थे, और संयोग ऐसा था कि मैं अलीगढ़ जीसी क्लब का मेंबर था, म्यूज़िक क्लब का, और मुझे ही उस्ताद की जो उनका अगुवाई करना था उसमें मेरा ही रोल था कि आपको रहना ही है वहाँ पे उस्ताद के साथ। उसी से मेरी ताल्लुकात बढ़ी थी अलीगढ़, जब मैं गया था पढ़ने के लिए थे। तो अलीगढ़ ने भी बहुत दिया मुझे, और उस्ताद की तो एक एक बात मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं 100% मैं कर रहा हूँ फॉलो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी बातों को कुछ ना कुछ ज़रूर जीवन में हम उतारते रहें, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ संगीत का, मैं शिक्षक नहीं हूँ। शिक्षक तो सरकारें तय करती हैं, बना देती हैं, बिल्कुल। लेकिन संगीत में मैं जैसा फील करता हूँ कि संगीत में ताउम्र मैं विद्यार्थी रहूँगा, कहा जाता है ना कि, और कभी मैं उस्ताद नहीं बन पाया, ना बन पाऊँगा कभी। मैं विद्यार्थी रहूँगा संगीत का। ऐसे भी कहा जाता है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक सीखना है, सीखने का नाम ही ज़िंदगी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जहाँ तक अभी आपने बताया कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मैं चाहूँगी कि उनके एक दो नज़्म गज़ल आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। उनकी गज़ल मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा मुझे बहुत दिल को भाया। उनके भजनों को भी मैं गाता हूँ, लेकिन गज़ल जो है, और एक और गज़ल मैं बताऊँ आपको, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, और दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। मैं सुना रहा हूँ आपको। बिल्कुल। कितने खुद गर्ज हैं ये ऊंचे मकानों के मखी, कितने खुद गर्ज हैं ये ऊंचे मकानों के मखी, अहले फुटपाथ का सूरज भी छिपा लेते हैं। क्या बात है। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कोई कह दे
यहाँ नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, क्या बात। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं एक टूटा हुआ सितारा हूँ, मैं एक टूटा हुआ सितारा हूँ। वाह। क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। वर्ग गुल पर चराग सा क्या है, वर्ग गुल पर, वर्ग गुल पर, वर्ग गुल पर चराग सा क्या है, क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुरीली आवाज़ आपकी। रुपेश, जैसा कि आपने बताया हमें कि आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किया और एज ए इंजीनियर आप एक कंपनी में काम भी कर रहे थे और फिर उसके बाद संगीत के क्षेत्र में आए और फिर आप एक शिक्षक हैं, वर्तमान में एक शिक्षक हैं। जी जी। तो एक इंजीनियर से संगीत शिक्षक में आना, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है? डेफिनेटली आपने बहुत सही बोला कि म्यूज़िक और इंजीनियरिंग दोनों दो विधा है जी। और मुझे लग रहा है कि एक को पकड़ूं तो एक छोड़ना पड़ता है, एक को छोड़ूं तो एक पकड़ना पड़ता है। बड़ा मुश्किल था दौर मेरे साथ जब मैं 11 में और 12 में जब मैं पास आउट हुआ और ज्वाइन लिया, जब मेरी कैंपस सिलेक्शन हुई अलीगढ़ से जी। और मैं एक एशियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर थी MMTC पैम, उसे मैं बतौर इंजीनियर ज्वाइन किया। जब वहाँ पे तो मैं पल पल जाता था कंपनी में और सोचता था कि मैं क्या करूँगा, आज गीत नहीं गाने बनेगा आज। तो वहाँ जाके मैं सिस्टम पे काम करना पड़ता था, लैब थी, लैब इंजीनियर था। तो लैब में तो केमिकल्स, गोल्ड, इतने गोल्ड देखे कि मत नाम लीजिए। भारत का सर्वाधिक जो गोल्ड होगा वहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है और गोल्ड की प्योरिटी, गोल्ड देखिए, केवल गोल्ड में हम खो गए थे वहाँ पे जाके। बहुत लेकिन अच्छा लगा, माहौल अच्छा था। और वहाँ भी हम संगीत को स्थापित किए। उस कंपनी में संगीत ने मुझे एक अलग परिचय और परिचय दिया। उस कंपनी में मुझे एक स्टाफ, जो स्वीपर थे वहाँ के और जो MD साहब थे, वहाँ के बीच के जितने भी लोग थे, स्वीपर से लेके और जो शीर्ष नेतृत्व था उस कंपनी का, जो मालिक थे, चेयरमैन थे, MD थे, जो भी थे, वहाँ तक मेरी पहचान बन गई ड्यू टू म्यूज़िक। अगर म्यूज़िक नहीं होता तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते शायद। बहुत लोग कंपनी में काम करते पता चलता है कि प्रेसिडेंट तक जानते हैं और MD साहब देखे भी नहीं, चले गए, मिले भी नहीं कभी। और मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान था, मुझसे सब लोग मिलते थे और जिनकी कंपनी थी, जिनकी सबसे ज़्यादा पैसा लगी हुई थी उस कंपनी में, वो भी मिले। कई प्रोग्राम्स हुए कंपनी में, होली का महोत्सव होता था उसमें, दिवाली का। तो उसमें गणेश वंदना अगर मेरा नहीं हो और गज़ल नहीं हो तो फिर कंपनी में प्रोग्राम काहे का।
और हर कंपनी का जब भी फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन होता था, उसमें मैं संगीत का प्रोग्राम ज़रूर रखता था अपना। और रखवाते थे हमारे जो जीएम साहब थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं, रुपेश का तो प्रोग्राम होना ही चाहिए उसमें। बिल्कुल। और हमने बनारस से भी कई लोगों को बुलाया, तबला प्लेयर्स थे बनारस में, पंकज भाई थे, उनको मैंने कई बार दिल्ली बुलाया कार्यक्रम को लेके वहाँ पे। और थोड़ा सा लगता था कभी कभी कि मैं तो गलत फंस गया लगता है इंजीनियरिंग को लेके, क्योंकि देखिए पारिवारिक कुछ परिस्थितियाँ होती है कि आदमी सोचता है कि मैं नौकरी करूँ। हम लोग भी मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये था कि अगर अर्थोपार्जन आप नहीं कीजिएगा तो फिर आप करिए कैसे, क्योंकि म्यूज़िक में उतना पैसा आना बड़ा मुश्किल था। म्यूज़िक में अगर बहुत बड़े उस्ताद आप बन गए सीख सीख के तो ही अच्छा कमा सकते हैं। अगर बीच में है, क्योंकि आर्ट फील्ड ही ऐसा है जिसमें अगर आप बीच में हैं तो कहीं के नहीं है। आप अगर ये तो बहुत ऊपर बढ़ गए, नहीं तो बहुत नीचे है, आप कुछ भी करिए, कैसे भी गीत गाइए तो आप कुछ कमा सकते हैं। तो हम लोग को ये भी था कि मुझे फैमिली का देख के चलना है कि मुझे कहाँ गाना चाहिए, कैसे गीतों गाना चाहिए। मुझे बहुत सारा ऑफ़र मिला बीच में भोजपुरी फिल्म में गाने के लिए कि आप गाइए, वो गीत जो होता है थोड़ा सा भोजपुरी वाला, मुझे अभद्र लगता है भोजपुरी का गीत, मुझे भोजपुरी संगीत से नहीं वो है। अभी जो अश्लीलता जो उसमें थी, वो बहुत सारे गीत कलुआ क्या क्या कैसे कैसे गा दिए लोग, तो उस संगीत से मुझे शुरू से लगाव नहीं रहा है। मुझे ख़ास करके उर्दू और गज़लों, जो फ़ारसी का शब्द था, इन चीज़ों, क्योंकि पापा जी, मैंने बताया था कि पापा जी जो हैं हमारे, वो गज़ल को गाते थे जी। और मैं बचपन से ही गज़लें, मैंने चुपके रात दिन या हंगामा है कि बरपा, बहुत सारी गज़लें जो सुनता था मैं, गुलाम अली साहब का या जिनका भी हो, बड़े बड़े आर्टिस्टों का, उनको गाया करता था बचपन से। तो कंपनी में भी हम संगीत को ज़िंदा रखे, वहाँ मरने दी। मैं हारमोनियम ले गया था यहाँ से, मैं डेली रियाज़ करता था वहाँ भी दिल्ली में जब था, तो हारमोनियम तानपुरा मेरे पास रखा रहता था, हम रूम में रखी रहती है हारमोनियम, और मैं उस पर रियाज़ किया करता था। क्योंकि अगर संगीत में रियाज़ आप नहीं किए तो आपका संगीत जो है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, थोड़ा सा मृत प्राय हो जाएगा, फिर उसको जीवन देना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि कहता है कि उसमें जंग लग जाता है, फिर जंग हटाइएगा, फिर हुआ भी ऐसा होता है। हम लोग भी पूरा नहीं कर पाए बीच में, लगभग 6 साल 7 साल जो हुआ, 8 साल लगभग संगीत से बिल्कुल कट से गए बिल्कुल, लेकिन करते रहे, कुछ करते रहे। उस्ताद से बात होती रहती थी, कुछ बैठना, कुछ सीखना, वहाँ भी कुछ हम करते रहते थे जी। और क्या कहें, संगीत ही है जो मुझे खींच के ले आया फिर बिहार। क्योंकि 2012 में ही एसटीटी का एग्ज़ाम दिया था मैंने और क्वालिफाई हो गए थे, फर्स्ट टाइम में ही पढ़ता था मैं, वहाँ पे आया, एग्ज़ाम दिया और पास कर गए। बहुत नंबर भी बहुत ज़्यादा आया। उसी समय क्या हुआ कि एनवीएस नवोदय विद्यालय में भी मेरा हो गया, लेकिन सरकारें चेंज हुई 13 में और अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली। बाकी सब कुछ हो गया जी। तो होता है क्योंकि पोस्टपोन हो जाता है, उसको लिखा हुआ है पोस्टपोन। तो हम 80 लोग थे पूरे भारतवर्ष में, उसका नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं बिहार सरकार में ही हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और संगीत शिक्षक में हुआ इसीलिए मैं आ गया जी। अगर दूसरे सब्जेक्ट में होता तो मैं नहीं आता, ये तय था। क्योंकि संगीत को मुझे जीवन में रखना था आजीवन। संगीत अगर नहीं हो तो वो आदमी पशु है, कहा जाता है। साहित्य नहीं हो तो भी पशु है। साहित्य संगीत कला विहीन, संस्कृत में एक श्लोक नहीं है, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन जी, कि जिनके पास संगीत नहीं हो, साहित्य नहीं हो, कला नहीं हो, कुछ भी क्योंकि जिनके पास, अगर साइंस के हम स्टूडेंट हैं लेकिन मेरे में अगर आर्ट का कुछ भी गुण नहीं है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और मुझे आर्ट का एक भी चीज़ नहीं आता, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। आर्ट के बिना श्रृंगार ही नहीं है जीवन का। और इसी वजह से मैंने संगीत को चुना था और संगीत से भी एमए इक्विवेलेंट एमए की डिग्री ली थी जी। और आपके बीच हैं अभी। तो रुपेश जी, क्या कोई फिल्म से या फिर कोई एल्बम ऐसा कुछ आपने, कोई गाना अपनी आवाज़ उसमें दी हो? जी, मैंने एल्बम की बात हुई थी तो 12 में ही, करीब 11 में एक खेजर भाई थे जो वहाँ पे मुंबई में थे और अलीगढ़ में ही हम लोग दोस्त बने थे आपस में। क्योंकि मैं एक बार गया था शहरयार साहब के घर पे
उनके बेटे थे, उनसे अच्छी खासी ताल्लुकात थी। जी। और एक वहाँ स्टूडियो हुआ करता था ब्लू टोन करके स्टूडियो है, बहुत बढ़िया स्टूडियो, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया कि रुपेश भाई एक म्यूज़िक ट्यून करना है, आपको गाना है। क्योंकि किस पर्पज़ से है, तो हिंदी फिल्म के लिए है और विदाई का गीत है। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्यून करूँगा, गाऊँगा। लेकिन गाना है पहले तो अलका याग्निक की भतीजी है इरिका के लिए गाना है। उनका ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा, उसको गवा लीजिएगा आप। तो मैं गया और लगभग समय निकाल के, मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन मैं समय निकाल के उसमें से म्यूजिक बनाता था। कोई अरेबियन इंस्ट्रूमेंट कब बजाना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया वो म्यूज़िक बना था उस समय। लेकिन वो दुर्भाग्य कहिए कि डायरेक्टर साहब के साथ कुछ हादसा हो गया और फिल्म अभी तक नहीं आई। तो वो हिंदी फिल्म थी और उसमें गाना मेरा ही था। याद है वो गाना? हाँ, गाना तो याद है, मैं 2 लाइन सुना सकता हूँ। 2 मिनट। तो मैं चाहूँगी कि रुपेश जी आप वो 2 लाइन पंक्ति हमारे दर्शकों को सुनाएं। उसके लाइन थे, गोरी पिया से मिलन को चली, 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 कैसे अखियों से छल के हैं झिलमिल सितारे, कैसे अखियों से छल के हैं झिलमिल सितारे, कैसे बाबुल दुलारे, कैसे सखियाँ निहारे, जैसे माली निहारे कली, गोरी पिया से मिलन को चली, गोरी पिया से मिलन को चली। वाह, बहुत ही सुंदर। रुपेश जी, जैसा कि मुझे पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और महुआ चैनल, जी जी, इसमें भी आपके इंटरव्यू हुए जी हैं। जी। तो उसके अनुभव के बारे में हमें बताएं। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बताऊं मैं, 2011 में एक ओपन अलीगढ़ सुर कंपटीशन होता है जी। सिंगिंग का। उसमें बहुत सारे राउंड होते हैं और अच्छे अच्छे लोग आते हैं उसमें जज करने के लिए। कभी उस ज़माने में बड़े बड़े उस्ताद आते थे, उस्ताद सफ़ी साहब थे, उस्ताद रफ़ी साहब, और बहुत सारे लोग जैसे वहाँ पे आए, कादर खान साहब भी आते थे जी। अलीगढ़ में। क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक माने क्या कहें, वो ऐसा इदारा है जहाँ पे फिल्म स्टार के अगर देख लें तो ऐसे गलियारे में घूमते मिल जाएंगे कभी कभी कि कोई फिल्म स्टार आए हुए हैं और बच्चों के साथ घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लगता था, कभी कभी देख लेते, किसी को देख लेते थे। बहुत बड़े इतिहासकार इरफान हबीब साहब को कभी मिले। तो ओपन अलीगढ़ जब ये कंपटीशन हुआ था, मार्च में हुआ करता है ये सुर 11, उसका मुझे विनर का अवार्ड मिला। वाह। और शब्बीर कुमार, बहुत ही चर्चित सिंगर, अभी मुंबई में हैं, उन्होंने मुझे अवार्ड देने के लिए आए, दिल्ली में, मुंबई से वो आए और मुझे अवार्ड दिए। वो खिताब मिला, बहुत बढ़िया सील्ड सर्टिफिकेट। वाह। और जो सेकेंड जो रनर थे हमारे, वो थे रविंद्र जैन जी के भतीजा शुभांक जैन, वो रनर अप रहे। तो वहाँ पे क्या होती थी कि लोग कहते थे कि पार्शलिटी होती है, देखना बड़े उस्ताद का कोई होगा तो तुमको छांट दिया जाएगा। मेरे क्लास के कुछ बच्चे कहते थे, जो होता है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो मैं जब अवार्ड की बात आई तो मैं बैठा था गैलरी में, नीचे बैठा था, अवार्ड सबको मिलता जा रहा है, मैं देखता जा रहा हूँ। बहुत सारे अवार्ड मिले, रनर अप में लड़कियों में मिल गए, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, फर्स्ट हो गया। मैं तो सोचने लगा कि क्या बात है, रुकता हूँ, सोचता हूँ। थर्ड प्राइज़ ज़फ़र इकबाल, ठीक है भाई,
सेकेंड प्राइज़ तक तो मैं चुपचाप रहा। हमको लगा अब हम जाते हैं, उठ के पीछे चले जाते हैं, हो सकता है कि नहीं वो मिला हो, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से घोषित तो बिल्कुल, रहता नहीं है वो। ऐसे ही बोले फर्स्ट प्राइज गोज टू रुपेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैं उठा और दौड़ता हुआ मंच पे गया, और मैं क्या गया, मेरे साथ के जितने भी लड़के थे साथ वाले, वो सब मुझे उठा के लेके चले गए मंच पे। और एक जो खुशी का माहौल था वो देखने लायक था। वहाँ पे सुर को बहुत ऊपर मानते हैं। ओपन अलीगढ़ होता है, पूरे अलीगढ़ में वो कंपटीशन होता है, एक यूनिवर्सिटी वाइज नहीं होता है जी। तो मुझे वो मिला। उसके बाद आकाशदीप थे पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया के, जी। क्योंकि सारे पेपर्स में तो छप ही जाता था, वो फ़ोटो के साथ छप गया था उस समय का सारा पेपर। वहाँ के जितने भी मीडिया वाले थे सब लोग छापे, बहुत अच्छा कवरेज दिए, मेरा फ़ोटो दिए, शब्बीर कुमार जी, मैं और अनम जफ़र वगैरह जितनी भी थी वहाँ पे सब लोग के साथ फ़ोटो आया। और क्या हुआ कि कल होके उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से, सो आपका नंबर मुझे मिल गया है यूनिवर्सिटी से, तो आप समय देंगे? हमें क्या, बिल्कुल आपके लिए मैं तैयार हूँ। और वो आए, पूरी सेटअप के साथ आए, और कैमरा अपने फ़ोटोग्राफर्स को भेजे पहले कि आप जाइए फ़ोटो लीजिए उनका। तो मैं वहाँ पे एक है जामा मस्जिद है अंदर में, मैं पास में गया उसके, और पीछे जाके उसका एक फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छा था, पार्क में जाके फ़ोटो खिंचवाया उनसे। उसके बाद मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए कि है म्यूज़िक क्या। मैंने बताया संगीत के बारे में, आपको कैसा संगीत अच्छा लगता है। मैंने कहा कि बिल्कुल संगीत जो है वो मेरी रूह की जो आवाज़ है वही संगीत है। हम दिल से गाते हैं, हम कोई भी नज़्म को, कोई भी कविता को ले लें, और अगर दिल से नहीं गाएंगे मज़ा नहीं आएगा जी। तो बहुत सारी बातें हुई थी उसमें। और सेकेंड की महुआ चैनल के बारे में भी बहुत इतिहास है। महुआ चैनल में गया था दूसरे काम से पहले, और यहीं के हमारे भैया हैं, नीरज भैया, भेजे थे कि जाके थोड़ा सा भोला जी से मिल लेना। भोला भैया बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं, दिल्ली में अच्छा स्थापित हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, और विदेशों में कार्यक्रम करते रहते हैं। उन्होंने बुलाया कि ठीक रुपेश आना था मिलने के लिए। महुआ गया, मैं गाने के लिए कह दी कि माइक लो और बैठ जाओ गाने के लिए। मैं ऐसे ही था नॉर्मल, हाँ अपना गज़ल गाया, वो लोग बजाए, म्यूजिशियन लगे हुए थे, प्रैक्टिस नहीं होता उस सत्र में जी। तो किन्हीं का रिकॉर्डिंग हुआ था जस्ट, और मैं बैठ गया गाने के लिए। 4 दिन बाद कहते हैं वो महुआ चैनल से कहे हर्षिता, और वो थी, कह के आपका इंटरव्यू करेंगे हम बिहाने में, अब बहुत अच्छा गाते हैं आप, तारीफ़ कर दिया, मैं तो उस लायक था नहीं। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, और बिहाने एक कार्यक्रम होता था, सुबह मॉर्निंग 8 बजे से आता था वो 8:30 तक, इसमें कुछ संगीत और कुछ उनके बारे में रूबरू करवाते थे लोगों को जी। तो उसमें मैंने कार्यक्रम दिया। उन्होंने कई बार एपिसोड को दिखाया भी, बुलाया भी, फिर बाद में भी बुलाया। उसके बाद अंजन टीवी से भी बुलाए थे, मैं जा नहीं पाया बहुत जगह पे, क्योंकि थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल से क्या होता है, कंपनी का बहुत लोड आ गया था, वर्कलोड आ गया था, तो मैं बहुत जगह जा नहीं पाता था। अब क्या हो कि यहाँ फ्री हूँ, तो यहाँ पे उस तरह का स्टूडियो नहीं था, लेकिन जो सर ने बनाया स्टूडियो, जी। मज़ा आ गया कि चलिए ये बहुत अच्छी कोशिश है बेगूसराय ऐसे जगह पे एक बड़ा सा स्टूडियो बना के और लोगों को रूबरू करवाना है। ये बहुत बड़ी माने कोशिश कहिए, और बहुत अच्छी सोच है सर का, जो हम लोग ऐसे आदमी को, बड़े आदमियों को भी और छोटे भी आदमी को अपने चैनल के माध्यम से लोगों से रूबरू करवाते हैं, और लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग हैं, आप देखिए इन्हें। बिल्कुल। इसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रोशन सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के हम लोगों को दिया। जी। रुपेश जी, संगीत के क्षेत्र में आप अपने आप को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? भविष्य की अगर बात करूं तो हम तो वर्तमान में जीने वाले आदमी हैं और साइंटिफिक सोच के आदमी हैं जी। और वैज्ञानिक विचारधारा भी मेरी वैज्ञानिक है। भविष्य की मैं सोचता नहीं, भविष्य में क्या होगा। वर्तमान को जीना है, वर्तमान अच्छा रहेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और संगीत में चाहता हूँ कि जो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो संगीत सीखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वैसे बच्चे अगर मिलेंगे तो मैं उन्हें निःशुल्क सिखाऊंगा, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं सिखाऊंगा, और जहाँ तक बन पाएगा अच्छे उस्ताद के पास भेजना होगा तो ही बन पाएगा। तो हम लोग अपनी संस्था की ओर से मिलके उसको अच्छी तालीम के लिए बाहर, जिससे वो संगीत सीख सके बढ़िया सा
उनको बाहर भेजने का। मैं सोचता हूँ कि उस तरह का मेरा काम हो, कुछ जी चैरिटी का वर्क हो, और मैं करता ही रहता हूँ। इप्टा के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ जी। बीच में अब लॉकडाउन है तो हो नहीं पाया, लेकिन लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम किए हैं, जी संगीत सुनाए हैं लोगों को, जनगीत को गाए हैं। और जनगीत नहीं तो गीत क्या, बिल्कुल बिल्कुल। जो जनता के लिए गीत नहीं हो, आदमी के लिए गीत नहीं हो, तो कहता है कि बस यही अपराध मैं दिन रात करता हूँ, बस यही अपराध मैं दिन रात करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जिसको लेके। रुपेश जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी पसंदीदा कोई गज़ल, कोई गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, अपनी पसंद तो कहिएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी पसंद है, लेकिन कुछ गीत जो होता है ना, बिल्कुल कहता है कि दिल के करीब होता है जी। और उसमें एक हमारे बहुत ही करीब के शायर असहर भागलपुरी साहब, जो भागलपुर के रहने वाले, और बहुत ही अच्छा गज़ल, उन्होंने अच्छी गज़ल लिखी, मैं आपके बीच रख रहा हूँ। लोग गैरों की बात करते हैं, मैंने अपनों को आज़माया है। लोग गैरों की बात करते हैं, मैंने अपनों को आज़माया है। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और शायर कहते हैं, किसको दिल दिया जाए है, किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। क्या बात है, वाह। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। किसको दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। किसको दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। किसको दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। जी। किसको दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी काम ऐसा है, ये भी काम ऐसा है, काम ऐसा है जो बड़ा ज़रूरी है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। शायर ने कहा, दूसरे के ऐबों को जो तलाश करते हैं, दूसरे के ऐबों को जो तलाश करते हैं, दूसरे के ऐबों को जो तलाश करते हैं। आजकल वैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं समाज में जो दूसरे की बुराइयों को केवल देखते रहते हैं। बिल्कुल। उनके बारे में कहा गया है कि दूसरे के ऐबों को जो तलाश करते हैं, दूसरे के ऐबों को जो तलाश करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपना चेहरा भी है, उनको अपना चेहरा भी, अपना चेहरा भी देखना ज़रूरी क्या बात है, वाह, बहुत है। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। और एक शेर और है, सब तो इस ज़माने में बेवफा नहीं असहर, सब तो इस ज़माने में बेवफा नहीं असहर, सब तो इस ज़माने में बेवफा नहीं असहर। सब तो इस ज़माने में
बेवफा नहीं असहर, क्योंकि अच्छे लोग हैं लेकिन है, अच्छे लोग हैं लेकिन, जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी लोग हैं लेकिन ढूंढना क्या बात, ज़रूरी वाह, बहुत है। किसको दिल दिया जाए, दिल दिया जाए, सोचना ज़रूरी है। ये भी काम ऐसा है, काम ऐसा है जो बड़ा ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। बहुत बहुत रुपेश शुक्रिया जी, आपका। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। मेरे इस इंटरव्यू को देखने के लिए केवी स्टूडियो का एक यूट्यूब चैनल है, स्टार्स ऑफ बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय, कहता बेगूसराय। आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक हमारी जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो सब पहुँचे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। शुक्रिया।